अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बायोलॉजी क्लास ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 था बायो एनर्जेटिक्स। उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आगे से दो तरह की थी, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ रहे थे कि इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। उसमें हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स को डिस्कस किया था डिटेल में, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल। आज उसका हम लास्ट स्टेप पढ़ने लगे हैं जिसका क्या नाम है, रेस्पिरेटरी चेन। अच्छा जी, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे थ्रू दी ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद हर स्टेप में आपने देखा है कि जो पीछे वाले स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट था वो नेक्स्ट स्टेप में यूटिलाइज हुआ था। इसी तरह से इस स्टेप से पहले कौन सा साइकिल चला था? क्रेब्स साइकिल चला था। क्रेब्स साइकिल के जो एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट थे, अब वो इसमें यूटिलाइज होंगे। तो कौन से फाइनल प्रोडक्ट थे क्रेब्स साइकिल के? NADH एंड FADH2। तो वो NADH और FADH2 यहाँ पर क्या होंगे? यूटिलाइज होंगे। स्टूडेंट्स, NADH किस तरह से बना था? NADH तब बना था जब इसके अंदर NAD के अंदर हाइड्रोजन को हमने ऐड करवाया था। ऐसे ही था और हमारे पास क्या आ गए थे? NADH आ गए थे। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जब ऐड करवाए जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। तो NADH को अगर हम अब तोड़ेंगे फर्दर तो जस्ट हम एरो हेड इस तरफ कर लेते हैं। अगर NADH ब्रेक होगा तो वो हमें NAD देगा, हाइड्रोजन का एक एटम देगा और क्या देगा? इलेक्ट्रॉन्स देगा। ऐसे ही है। तो क्रेब्स साइकिल में जो NADH और FADH2 बने थे वो यहाँ पर ब्रेक डाउन होंगे। फॉर एग्जांपल, जब NADH यहाँ पर टूटा तो हमारे पास क्या आया? NAD आया, हाइड्रोजन का एटम आया और इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ये जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी चेन, सॉरी, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये क्यों ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे वो हम लास्ट में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस सीरीज़ ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स में। ये जो आपको सारे सीरीज़ दिख रही है, सीरीज़ कहते हैं जो चीज़ें दर्जा ब दर्जा पड़ी होती हैं एक के बाद एक। ठीक है, अब सीरीज़ किसकी है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स। ऑक्सीडेशन की ज़रा डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया जाता है, उसको लूज कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये आपने दो डेफिनेशंस याद करनी है। ठीक है, तो ये सारे कौन से स्टेप्स हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप्स हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एटम आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, रिएक्ट विद मोलेक्युलर ऑक्सीजन, बच्चे इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स क्या हैं इस सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज़ के? कंपोनेंट्स जो जिनके ऊपर ये मुनहसर करता है, जिन चीज़ों से मिलकर ये चेन बनी है सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज़, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम का जो उससे लूजली अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं। तो कौन सा कोएंजाइम यहाँ पे पड़ा हुआ है? कोएंजाइम क्यू। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है साइटोक्रोम की सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ का मतलब यही जो मैंने आपको बताया, एक के बाद एक जो चीज़ पड़ी होती है। सबसे पहले आपने सीक्वेंस याद रखनी है। साइटोक्रोम B है, फिर C है, फिर देन A है और A3 है। अच्छा जी, A और A3 को यहाँ पर होने के कॉम्प्लेक्स ऑफ A एंड A3, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत क्लोज पड़े होते हैं और A की ही आगे से A3 टाइप आप कह सकते हो मौजूद है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो साइटोक्रोम B, C, A और A3 इस सीक्वेंस के साथ आप लिखोगे। एंड देन लास्ट में जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो क्या है? मोलेक्युलर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होगा। कंपोनेंट्स इसी तरह से है कि इनको पता है कि आगे से इनको यूटिलाइज करके कोई चीज़ बनेगी, ये ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, साइटोक्रोम यहाँ पे मौजूद है और ये सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद देखें बच्चे साइटोक्रोम क्या होता है। कोएंजाइम तो हमने बात कर ली, जो लूजली अटैच नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम के साथ, वो कोएंजाइम कहलाता है। साइटोक्रोम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इंटरमीडिएट, जो सेंटर में चीज़ पड़ी है, किसके सेंटर में? ऑक्सीजन और कोएंजाइम के सेंटर में जो चीज़ें पड़ी हैं वो क्या है? साइटोक्रोम है। कंटेनिंग हेम ग्रुप। हेम ग्रुप इनमें वही प्रेजेंट है जो हेम ग्रुप बच्चे आपके हेमोग्लोबिन में ना, रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए वही हेम ग्रुप इधर भी प्रेजेंट है, जो कि प्रोस्थेटिक कंपाउंड है। प्रोस्थेटिक कहते हैं अगेन नॉन प्रोटीन पार्ट जो कोवेलेंटली अटैच होता है एंजाइम से, प्रोटीन पार्ट से, उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ओके, अच्छा, अब इसका काम क्या है? ये MCQ में आता है। इट वर्क्स इन वैलेंसी चेंज ऑफ आयरन एटम। ये आयरन एटम की वैलेंसी को चेंज करता है। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कैपेसिटी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2,
अगर ऑक्सीजन के पास एक एटम है तो इसको 2 कंप्लीट करना है, तभी ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो फिर ये किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपनी वैलेंसी क्या बना देगा, 2 बना देगा और स्टेबल हो जाएगा। या अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा तो ये अपना भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वैलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोई एटम अपने अंदर रख सकता है। उसके बाद ये स्टूडेंट यहाँ पे नोट डाउन एक पॉइंट कर लें कि ये जो आपका कंपोनेंट्स है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो साइटोक्रोम है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करोगे। अब हम आते हैं इस फिगर के ऊपर जो आपने ड्रॉ करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक लाइन लगी है, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, लो, ऊपर क्या लिखा है, हाई, यानी कि लो टू हाई क्या है, ये एनर्जी लेवल है, रिलेटिव एनर्जी लेवल। जो लो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो नीचे लिखे हैं, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो ऊपर लिखे हैं, जो बीच में आते हैं उनको वैसे ही लिखा है। 2 चीज़ें हमारे पास बनी थी, NaDH और FADH2। NaDH को हम लेके चलते हैं पहले। जब NaDH ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, उसके अंदर से क्या क्या निकला, NAD+ हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात हमने पहले डिस्कस की, ठीक है। NaDH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q, ऑक्सीडाइज्ड बाय, ठीक है। आप लोगों ने ये लफ्ज देखना है, ऑक्सीडाइज्ड बाय। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, यानी कि इस NaDH के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को किसने रिमूव करवाया, इसकी ऑक्सीडेशन किसने करवाई, कोएंजाइम Q ने, ठीक है। तो NaDH इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोएंजाइम Q। इसके दौरान, इस स्टेप के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो कि अलाउ करती है किसकी सिंथेसिस को, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। जब यहाँ से इस स्टेप के दौरान क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो वो ADP को अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा देगा, तो आपके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा, ठीक हो गया। तो पहला ATP हमारे पास यहाँ पर बन गया। उसके बाद कोएंजाइम Q के साथ क्या होगा, कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। ऑक्सीडाइज्ड बाय का क्या मतलब है कि अब कोएंजाइम Q के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन NaDH में से आए थे वो कहाँ पे जाएंगे, साइटोक्रोम B में जाएंगे। इसलिए तो हमने इसको क्या कहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अलावा हमने इसको क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज। पीछे वाले की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन की एडिशन किधर हो रही है, आगे वाले में, कोएंजाइम Q में जिस तरह से। तो कोएंजाइम Q की क्या हो रही है, रिडक्शन। इसलिए हमने इस सारे स्टेप्स को क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज। अब कोएंजाइम Q के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, सही है। अब इसने ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करने हैं, ठीक हो गया। तो साइटोक्रोम Q इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम B। अब साइटोक्रोम Q क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, और ऑक्सीडाइज्ड बाय हु, साइटोक्रोम B, यानी कि साइटोक्रोम B की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीरीज इसीलिए इनको कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके दौरान में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, कोई ATP नहीं बन रहा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जितना डिस्टेंस इसका था इसमें इतना डिस्टेंस मौजूद नहीं है। Q और B के दरमियान में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, कोई ATP नहीं बनता। उसके बाद देखें अब साइटोक्रोम B के साथ क्या हो रहा है, साइटोक्रोम B इज ऑक्सीडाइज्ड बाय साइटोक्रोम C। इसको कौन सा ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव करवा रहा है, साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। अब साइटोक्रोम C, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट में वर्ड यूज हुआ है वो है रिड्यूस। साइटोक्रोम C रिड्यूस्ड साइटोक्रोम A एंड A3, कॉम्प्लेक्स ऑफ साइटोक्रोम A एंड A3। इसका मतलब है कि साइटोक्रोम C ने रिड्यूस करवाया, मतलब कि उसमें एडिशन करवाई इलेक्ट्रॉन्स की। बात वही है कि साइटोक्रोम C रिड्यूस साइटोक्रोम A, ये साइटोक्रोम A ऑक्सीडाइज्ड साइटोक्रोम C, ठीक है। तो बात वही है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाए और इसने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाया, ठीक हो गया। तो साइटोक्रोम C रिड्यूस्ड साइटोक्रोम A एंड A3, ठीक है, क्योंकि ये इकट्ठे पड़े होते हैं इसलिए इनको कहा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स सीरीज में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब B से C बना था यहाँ से भी इनफ एनर्जी रिलीज हुई थी ताकि जो ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो मिलके क्या बना दे, ATP। तो यहाँ पे भी हमारे पास दूसरा ATP बन गया था। साइटोक्रोम C, A और A3 में इतना डिस्टेंस नहीं होता, इस दौरान भी कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। फिर एनर्जी कब रिलीज होती है, जब साइटोक्रोम A इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, अब ये फाइनल एक्सेप्टर है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। A3 से 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, ऑक्सीजन के पास आ गए। इस स्टेप के दौरान भी इतनी इनफ एनर्जी रिलीज होती है कि ADP के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होकर क्या बना देता है, ATP बना देता है।
अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है, इसलिए इनको क्या कहा है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहा है। अच्छा, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिस तरह से इधर ऑक्सीजन पे आया। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, जो लोग अच्छे होते हैं वो चीज़ों को डोनेट करते हैं, तो हम उनको कहते हैं ये बड़ा पॉजिटिव इंसान है। ऐसे ही है, जो लोग बुरे होते हैं हम कहते हैं वो बहुत ही नेगेटिव इंसान है, वो क्या करता है? वो दूसरों से चीज़ें ले लेता है। तो पॉजिटिव से जो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, जो चीज़ों को, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो दूसरों से चीज़ें ले लेते हैं। तो ये क्या है? ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अच्छा जी, अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये जो NAD ने हमने कहा था ना हाइड्रोजन लूज़ करते हैं, वो हाइड्रोजन कहाँ पे आता है? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी चेन में आता है, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है, ये पहले ही यहाँ पर आ चुका होता है क्योंकि इसका फंक्शन है यहाँ पे। अब ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए और यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया, तो ये क्या मिलकर बना देगा? वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ATP बने हैं, ठीक है, 3 ATP बने, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना। अब आप लोगों के टेक्स्ट में तो नहीं लिखा, लेकिन फिगर में FADH2 को ड्रॉ किया गया, जो वो भी जो क्रेब्स साइकिल का जो था प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे स्टेप्स के थ्रू जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। लेकिन इसमें कितनी ATP बनेंगी? NADH में कितने ATP बने थे हमारे पास? 1 2 3 ATP बने थे, ठीक हो गया। लेकिन FADH2 की अगर हम बात करें तो FADH2 एनर्जी में NADH से कम एनर्जी वाला होता है। जिस तरह से देखेंगे लो टू हाई है, हाई एनर्जी लेवल पे कौन प्रेजेंट है? NADH, और FADH2 को थोड़ा सा उससे नीचे एनर्जी लेवल पे बनाया है। ऐसे ये सारी एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी, उससे कम एनर्जी, उससे कम एनर्जी। तो FADH2 एनर्जी लेवल में NADH से कम होता है। जब ये इधर आके लगेगा, इस लेवल पे लाई करेगा, तो ये कोएंजाइम Q से अपनी सीरीज को स्टार्ट करेगा, ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो कितने ATP बन रहे हैं? एक ये बन रहा है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो फाइनल स्टेप है यहाँ पे बन रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि FADH2 के नतीजे में कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारी ये चेन ख़त्म होती है, और चैप्टर नंबर 11 भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहीं तक इंक्लूड है। जो नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो आपके चैप्टर में इंक्लूड नहीं है। तो पाथवे तक आप लोग इसको करोगे और ये डायग्राम आप लोग याद करोगे अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।